वेलकम टू आई साइंस। तो आज मैं आपके सामने सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का थर्ड वीडियो लेके आया हूँ। अगर आपको याद दिलाऊं तो जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो था वो बेसिकली सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, जो चैप्टर का नाम है, वो एक्सप्लेन किया था मैंने। और लास्ट वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि स्टेशनरी वेव्स है वो मैंने आपको समझाया था। आज हम स्टेशनरी वेव्स का एप्लीकेशन देखेंगे कि स्टेशनरी वेव्स का एप्लीकेशन एक तो हम पढ़ेंगे पाइप में, वाइब्रेशन ऑफ एयर इन अ पाइप, यू कैन से अ सिलिंड्रिकल पाइप, और दूसरा पढ़ेंगे वाइब्रेशन ऑन अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग जैसे सितार गिटार होता है आपका स्ट्रिंग, उसका वाइब्रेशन, और दूसरा आपका फ्लूट जो एयर पाइप होता है उसमें क्या वाइब्रेशंस होगा। स्टेशनरी वेव्स का एप्लीकेशन ये देखेंगे। लेकिन वो देखने से पहले कुछ टर्म्स मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि वो उससे रिलेटेड है। तो पहले हम लोग वो टर्म्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला टर्म आज हम देखने वाले हैं, उसका नाम है फ्री एंड फोर्स्ड वाइब्रेशंस। फ्री एंड फोर्स्ड वाइब्रेशंस क्या है? अब सबसे पहले मैं आपको फ्री बताता हूं, व्हाट इज अ फ्री वाइब्रेशन। अब देखिए, कोई भी अगर वाइब्रेटिंग बॉडी है उसको थोड़ा सा अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया स्टार्ट करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक पेंडुलम है, पेंडुलम को मैंने थोड़ा सा ऐसा साइड में लिया और छोड़ दिया, या फिर आपका गिटार या वायलिन आपने प्लग किया और छोड़ दिया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो पेंडुलम जो बॉब है वो ऑसिलेट होगा अपने आप बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स से। आपका वायलिन आपको एक ही बार करना है, वो स्ट्रिंग को, वो फिर वाइब्रेट करेगा अपने आप, मतलब बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के। जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो जिस फ्रीक्वेंसी जो वाइब्रेशन होता है उसको हम बोलते हैं फ्री वाइब्रेशन। वापस, किसी बॉडी का जो वाइब्रेशन होता है बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के। अब देखिए, स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम तो आपको थोड़ा बहुत तो अप्लाई करना पड़ेगा, वो तो ठीक है उसको स्टार्ट करने के लिए, लेकिन उसके बाद कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई नहीं होता उस बॉडी पे और वो बॉडी अपना वाइब्रेशन अगर कंटिन्यू करती है, ऐसे वाइब्रेशन को हम बोलते हैं फ्री वाइब्रेशंस। और इस फ्री वाइब्रेशंस का जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, उसको हम बोलते हैं उस बॉडी का नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। दैट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी। अब लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है। इसका ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक ये है कि जो बॉडी, जैसे आपका ये पेंडुलम है या आपका जो स्ट्रिंग है गिटार या वायलिन का, आपको क्या लगता है वो वाइब्रेशन उसका कंटिन्यू रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। वो थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि उसका जो वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता जाएगा, कम होते 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 वो बाद में रुक जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका जो उस मीडियम का जो रेजिस्टिव फोर्स है, जिसको फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, जैसे एयर होगा, पानी हो गया, लिक्विड हो गया, वो रेजिस्टिव फोर्स क्या करता है? उसके अगेंस्ट वर्क करता है, वाइब्रेशन के अगेंस्ट, जिसकी वजह से उस ऑसिलेटिंग बॉडी का एनर्जी लॉस होता है। उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए उस ऑसिलेटिंग बॉडी का एनर्जी लॉस होता है, फिर धीरे धीरे उसकी एम्पलीट्यूड कम हो जाती है और फाइनली वो बॉडी का वाइब्रेशन रुक जाता है। ये ड्रॉबैक है फ्री ऑसिलेशन का। तो अब क्या करें? अगर मैं ऑसिलेशन चाहता हूं तो क्या करूं? अगर आप फिर भी ऑसिलेशन चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? आपको कोई बाहर से एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। जब आप एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, जैसे आप देख रहे हैं झूला बच्चा गार्डन में झूल रहा है, अगर आप छोड़ देंगे तो पता ना झूला धीरे 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 रुक जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ता है? धक्का मारना पड़ता है झूले को। अब जब आप धक्का मारे झूले को तो आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिससे कि वो झूला पीरियोडिक मोशन में वाइब्रेट कर सके। तो वो जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करते हैं आप जब वाइब्रेटिंग बॉडी पे, और वो वाइब्रेटिंग बॉडी जब ऑसिलेट करना शुरू करती है, वाइब्रेट करना शुरू करती है, ऐसे वाइब्रेशन को हम बोलते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशन। इसका एग्जाम्पल अगर मुझे देना है तो एक तो आपका एग्जाम्पल है ड्रिलिंग मशीन। वो जो रोड पे ड्रिलिंग मशीन करते हैं ना, ड्रिल करते हैं रोड्स में या और जगह भी जहां पे ड्रिलिंग मशीन होता है, वो आपका फोर्स्ड वाइब्रेशन है। आपका जो घर में, अगर आपके घर में है वॉशिंग मशीन, तो उसके अंदर वाइब्रेशन हो रहा है, तो वो जो वाइब्रेशन या ऑसिलेशन है, दैट अगेन इज फोर्स्ड ऑसिलेशन या फोर्स्ड वाइब्रेशन। अब इसमें एक चीज जाननी जरूरी है। क्या? अब जब आपने एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स किया
एक्सटर्नली जो पीरियोडिक फोर्स आपने अप्लाई किया, अब उसकी वजह से जो बॉडी ऑसिलेट हो रही है तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, मतलब वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ किस तरह का होगा, तो वो एम्पलीट्यूड डिपेंड करेगा किस पे, वो डिपेंड करेगा उस बॉडी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे और इस फोर्स के फ्रीक्वेंसी, ये जो आपने अप्लाई किया ना इसके फ्रीक्वेंसी पे, बॉडी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस अगर कम होगा, इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस कम होगा तो आपका बॉडी का जो फोर्स्ड वाइब्रेशन है उसकी एम्पलीट्यूड अच्छी खासी होगी, और अगर डिफरेंस ज्यादा होगा तो एम्पलीट्यूड कम होगा। इनफैक्ट अगर दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम हो गया तब तो रेजोनेंस हो जाता है। मैंने आपको ऑसिलेशन में रेजोनेंस बताया था, याद करिए ग्राफ, उसका ग्राफ कुछ ऐसा था। ये जो पॉइंट है ना, ये आपका एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम पॉइंट है। यहाँ पे क्या होता है, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी एंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाती है तो आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है, और उससे कम होगी नेचुरल से या ज्यादा होगी तो आपको एम्पलीट्यूड हमेशा कम ही मिलेगा। ये फोर्स्ड वाइब्रेशंस का, इसका एग्जांपल भी ऑसिलेशन मैंने आपको बताया था, आपको याद हो तो, एक ऐसा स्ट्रिंग था, यहाँ पे 3 पेंडुलम थे, है कि नहीं, पेंडुलम ए, पेंडुलम बी, अगर ए और बी का लेंथ सेम है, अगर आपने इसी पेंडुलम को पुश किया, ये ऑसिलेट करेगा, अभी अपनी एनर्जी बी को देगा और वो सी को भी जाएगा। अगर ए और बी का लेंथ सेम है, मतलब इन दोनों का नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम है, तो इन दोनों का वाइब्रेशन, मतलब बी का वाइब्रेशन मैक्सिमम होगा, उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा, जबकि सी का कम होगा क्योंकि उसका लेंथ अलग है। तो ये सब एग्जांपल्स हैं फोर्स्ड वाइब्रेशंस के, जहां पे आप जो एक्सटर्नली अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स है उसका फ्रीक्वेंसी और अगर आपका नेचुरल बॉडी का फ्रीक्वेंसी जब तक सेम नहीं होगा तो आपको एम्पलीट्यूड अच्छा खासा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये कोशिश रहती है कि जो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है वो ऐसा हो कि बॉडी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अगर मैच हो तो आपको अच्छा खासा एम्पलीट्यूड देखने को मिलता है। तो दिस इज अबाउट फ्री एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन, ये पहला चीज मुझे समझाना था। अब जो दूसरा चीज मुझे आपको समझाना है वो है हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स। अब ये जो वर्ड हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन है, इसमें कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो जरा ध्यान से समझिएगा। हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स, व्हाट इज हार्मोनिक एंड ओवरटोन। अब देखिए क्या है, अभी जैसे हम लोग अभी जो हम लोग आज के वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, वाइब्रेटिंग एयर कॉलम इन अ पाइप, वो पढ़ेंगे, मतलब जो स्टेशनरी है उसमें बनता है, और दूसरा हम लोग स्ट्रिंग का पढ़ेंगे जिसमें स्टेशनरी, यही जिस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं बेसिकली। अब जब ये हम लोग पढ़ रहे हैं तो वहां पे हमको हार्मोनिक्स और ओवरटोन्स मिलेंगे, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। अब ये क्या है, अब देखिए आपका जो पाइप है, सिलिंड्रिकल पाइप जिसमें एयर वाइब्रेट करेगा, या आपका जो स्ट्रिंग है, उनकी जो वेवलेंथ बनेगी, जो भी वाइब्रेशन होगा तो वेवलेंथ होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, तो वो जो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी बनेगी ना, वो डिपेंड करती है उसके बाउंड्री कंडीशंस पे। मतलब पाइप है तो भाई कितना लंबा पाइप है, भाई स्ट्रिंग है तो कितना लंबा स्ट्रिंग है, उसके हिसाब से आप उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं बाय नेचुरल फ्रीक्वेंसी और फोर्स्ड वाइब्रेशन से, मतलब फ्री वाइब्रेशन से या फोर्स्ड वाइब्रेशन से आप उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी डेवलप कर सकते हैं उस पाइप में या स्ट्रिंग में। अब जो वो उसकी फ्रीक्वेंसीज होगी, जिसको हम लोग नेचुरल फ्रीक्वेंसीज भी बोल सकते हैं, उसमें जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी ना, देखो उसमें रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज देखने को हम लोग देखेंगे अभी, उसमें रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज देखने को मिलेगी। तो जो सबसे पहला या मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जो सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक। जैसे मैं आपको एग्जांपल ड्रॉ करके दिखा देता हूं, तो सपोज ये आपका पाइप है, ठीक है ना, ये आपका पाइप का सपोज लेट्स से, ये हम लोग बाद में एक्सप्लेनेशन समझेंगे, ये सपोज इसका स्टेशनरी वेव है, और ये आपका सपोज स्ट्रिंग है, ये एंड कंडीशन है। अब ये सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी इस पे बनेगी,
ये कंडीशन में सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी बनेगी, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल या फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो बनती है किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी की, और स्पेशली यहाँ पे तो हम पाइप और स्ट्रिंग का पढ़ेंगे, तो उसको हम बोलते हैं मिनिमम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या मिनिमम फ्रीक्वेंसी। और उसके मोड को हम बोलते हैं फंडामेंटल मोड और फंडामेंटल टोन। ये सब वर्ड्स है जो यूज होता है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी हायर देन फंडामेंटल से हायर जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम बोलेंगे ओवरटोन्स। याद रखिएगा, ओवरटोन्स मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बाद जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी होगी, जस्ट नेक्स्ट, उसको बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको बोलेंगे सेकेंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन एंड सो ऑन। सो ओवरटोन क्या है? फंडामेंटल के बाद जो फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है वाइब्रेटिंग बॉडीज में, उसको हम ओवरटोन्स बोलते हैं। एंड फिर हार्मोनिक क्या है? हार्मोनिक वो ओवरटोन होगा जिसमें ओवरटोन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अब देखिए क्या मतलब है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को सपोज हम लोग n से डिनोट करते हैं, ठीक है। अभी आपका जो फर्स्ट ओवरटोन आया वो सपोज आया 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल, तो ये आपका फर्स्ट ओवरटोन है। लेकिन हार्मोनिक आप बोलेंगे 2, क्योंकि जो नंबर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा ये नंबर होगा हार्मोनिक नंबर। तो फर्स्ट ओवरटोन लेकिन हार्मोनिक नंबर 2। अब सपोज मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं, सेकंड ओवरटोन वो सपोज है 5 है, तो सेकंड ओवरटोन लेकिन आप हार्मोनिक बोलेंगे फिफ्थ हार्मोनिक। तो हार्मोनिक क्या होता है? फंडामेंटल का जो इंटीग्रल मल्टीपल होता है वो हार्मोनिक होता है। डेसिमल नहीं समझना चाहिए इधर, डेसिमल पॉइंट इधर इंटीग्रल नंबर ही होना चाहिए। तो ओवरटोन तो आप सभी को ओवरटोन बोलेंगे, लेकिन आप सबको हार्मोनिक नहीं बोल सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डिस्टिंग्विश में आता है ना, तो बोल सकते हैं कि ओवरटोन तो सभी होंगे, आपको हर एक नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जो भी मिलेगी आप उसको ओवरटोन बोल सकते हैं। लेकिन आपको हार्मोनिक जगह देखिए, सेकंड के बाद आपको फिफ्थ मिला, थर्ड और फोर्थ नहीं है, थर्ड और फोर्थ हार्मोनिक नहीं है। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, बट ऑल ओवरटोन विल ऑलवेज बी देयर। सब ओवरटोन तो हमेशा उसमें रहेंगे। तो ये बेसिकली मतलब है हार्मोनिक्स। इसको डिटेल पढ़ेंगे हम लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन ये अभी बताने के लिए मैंने आपको बताया। सो दिस इज अबाउट हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स। इसके बाद एक और टर्म है जिसका नाम है एंड करेक्शन। एंड करेक्शन, तो व्हाट इज एंड करेक्शन? लेट्स सी एंड करेक्शन। एंड करेक्शन क्या? अभी ये सिर्फ पाइप्स में देखा जाता है, स्ट्रिंग्स में नहीं। अभी देखिए आपका पाइप है, लेट्स से आपका पाइप है, ठीक है। अब इसमें एयर पार्टिकल्स है, अब ये वाइब्रेट करता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे एंड कंडीशन है, बाउंड्री फिक्स वॉल है, तो यहाँ तो वाइब्रेट होता नहीं है क्योंकि फ्रीडम ही नहीं है, तो यहाँ नोड बनता है। ये फिर रिवर्स, ये फिर वापस रिफ्लेक्ट होके आता है, स्टेशनरी वेव बनता है। अब यहाँ पे उसको वापस रिफ्लेक्ट होना है, ये ओपन एंड है, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन एंड, और इसको हम बोलेंगे क्लोज्ड एंड, ठीक है ना। तो क्लोज्ड एंड पे हमेशा आपको नोड ही मिलेगा देखने को, और ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड मिलेगा, क्योंकि ओपन एंड में क्या है, पार्टिकल्स को वाइब्रेट करने के लिए ज्यादा फ्रीडम है, ज्यादा जगह है, यहाँ तो बिल्कुल फ्रीडम नहीं है, तो इसलिए नोड बनता है। अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग है, कंसेप्ट ये है कि ये जो पार्टिकल यहाँ पे एयर पार्टिकल जो रिफ्लेक्ट होगा या एंटीनोड बनाएगा, वो एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं बनाता, इस एज पे ओपन एंड पे नहीं बनाता, वो थोड़ा ऊपर बनाता है। एंटीनोड बन के जो बाद में उसको रिफ्लेक्ट होना है, तो एंटीनोड थोड़ा ओपन एंड के ऊपर बनता है। क्यों? क्योंकि ओपन एंड पे, जस्ट ओपन एंड पे तो अभी भी वो बाउंड्री है, एयर पार्टिकल्स को उतना फ्रीडम नहीं है वाइब्रेट करने का। लेकिन ओपन एंड के ऊपर उसके पास है, क्योंकि फिर ओपन हो गया पूरा, जब ओपन एंड के ऊपर चले गए तो पूरा ओपन है, तो एयर पार्टिकल्स को वाइब्रेट करने की ज्यादा फ्रीडम मिलती है। तो इसीलिए जो एंटीनोड बनता है वो एग्जैक्टली ओपन एंड पे नहीं बनता, उससे थोड़ा ऊपर बनता है। तो वो जो थोड़ा ऊपर बनता है ना, ये पोर्शन,
उसको स्मॉल ई से डिनोट किया जाता है। देखिए यहां तक जो लेंथ है ना, दैट इज लेंथ ऑफ द पाइप, स्मॉल एल। और जहां पे आपका एंटीनोड बन रहा है ना, दैट इज लेंथ ऑफ द एयर कॉलम। प्लीज अंडरस्टैंड, कैपिटल एल इज लेंथ ऑफ एयर कॉलम एंड स्मॉल एल मतलब लेंथ ऑफ पाइप। आपका जो लेंथ ऑफ एयर कॉलम है पाइप से थोड़ा ऊपर बनता है, क्योंकि एंटीनोड ऊपर बनता है। वो जो एक्स्ट्रा लेंथ है ना, उसी को बोलते हैं एंड करेक्शन, डिनोटेड बाय ई। इसको रेनॉल्ड्स ने फॉर्मूला में एक्सप्रेस किया है कि अगर इस पाइप का अंदर का डायमीटर, इनर डायमीटर अगर डी है तो ई इज इक्वल टू 0.3d। ये जो ई है ना, ओपन एंड से लेके उस पोर्शन तक जहां पे एंटीनोड बनेगा, उस पोर्शन को ई से डिनोट किया और ई का वैल्यू है 0.3d, वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ इनर डायमीटर, अंदर से पाइप का जो अंदर वाला डायमीटर होगा वो ई होगा। अब ये क्लोज्ड पाइप है, ओपन पाइप भी होता है। अभी आपका ओपन पाइप होगा, ऐसा ओपन पाइप होगा तो क्या होगा, सपोज यहाँ पे दो यहाँ भी एंटीनोड बनेगा, यहाँ भी एंटीनोड बनेगा, तो यहाँ भी ये थोड़ा ऊपर रहेगा, यहाँ भी थोड़ा बाहर रहेगा, तो यहाँ भी आपको एंड करेक्शन मिलेगा, यहाँ भी आपको दो एंड करेक्शन मिलेगा, ऊपर नीचे दोनों जगह मिलेगा। तो यहाँ पे आपका जो कैपिटल एल होगा ना, एयर कॉलम, आप लिखेंगे एल प्लस ई। लेकिन यहाँ पे एल जब लिखेंगे ना एयर कॉलम, लेंथ ऑफ पाइप प्लस ऊपर का ई और नीचे का ई, दो ही ऐड करना पड़ेगा, हो जाएगा एल प्लस 2ई। क्योंकि एंड करेक्शन ऊपर भी, क्योंकि ऊपर भी एंटीनोड बन रहा है, नीचे भी एंटीनोड बन रहा है, दोनों जगह ओपन है, तो दोनों जगह आपको एंड करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल लेंथ ऑफ एयर कॉलम विल बी लेंथ ऑफ पाइप प्लस 2 टाइम्स एंड करेक्शन। तो ये है इसका मतलब एंड करेक्शन की जो जरूरत पड़ी है। तो मैंने आपको 3 टर्म्स एक्सप्लेन किए, सिंपल टर्म्स। एक फ्री एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन अलोंग विद रेजोनेंस, दूसरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स, और जो तीसरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया एंड करेक्शन। अब हम आ जाते हैं अपने मेन पार्ट पे, जिस पे आज डिस्कशन करना है, वो है वाइब्रेशन ऑफ एयर पार्टिकल्स इन अ पाइप। इसमें 2 तरह के पाइप कंसिडर किए जाएंगे, एक क्लोज पाइप मतलब जिसका एक एंड बंद है, दूसरा ओपन पाइप जिसका दोनों एंड खुला है। तो उसके लिए मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो लेट्स सी, हम लोग उसको पहले डायग्राम बनाते हैं। तो आपके सामने देखिए मैंने 2 सेट ऑफ डायग्राम बनाया है। दोनों बनाना जरूरी इसलिए क्योंकि दोनों को मैं अगर एक साथ समझाऊंगा तो आपको इजी पड़ेगा समझने में। अब यहाँ जो पहला सेट ऑफ 3 पाइप्स बनाया है वो है वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। आप ध्यान से देखेंगे तो एक एंड ओपन है और दूसरा एंड क्लोज्ड है, तो इसको हम लोग क्लोज्ड पाइप भी बोलते हैं। एक शॉर्ट फॉर्म में कई लोग इसको बोलते हैं क्लोज्ड पाइप। क्लोज्ड पाइप मतलब दोनों तरफ से क्लोज नहीं, फ्रॉम वन एंड, एक एंड से क्लोज्ड। और दूसरा 3 सेट ऑफ डायग्राम्स है, वो है वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स। इसको बहुत बार दूसरा नाम दिया गया है, बोलते हैं ओपन पाइप। तो अगर ओपन पाइप बोला मतलब दोनों एंड से ओपन। पहले मैं आपको इसका एक्सप्लेन करूंगा फ्रीक्वेंसीज, और बाद में आपको मैं इसका एक्सप्लेन करता हूं। तो पहले मैं इसका एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आप देखिए ये जो आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे क्या होगा, ट्यूनिंग फॉर्क है, रबर पे मारेंगे और फिर इसके ऊपर रखेंगे, तो वाइब्रेशन जो एयर कॉलम का होगा वो वाइब्रेटिंग एयर कॉलम, साउंड, एयर मतलब साउंड ही होगा, साउंड वेव्स ट्रैवल करेगा। यहाँ पे आपका फिक्स्ड एंड आ गया जो कि डेंसर मीडियम है, तो अगर कॉम्प्रेशन होगा तो कॉम्प्रेशन बन के रिफ्लेक्ट होगा, अगर रेरिफैक्शन होगा तो रेरिफैक्शन बन के रिफ्लेक्ट होगा विदाउट एनी फेस चेंज। याद करिए मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ वेव सिखाया आपको। अब ये जब रिफ्लेक्ट होगा तो सुपर इम्पोज होगा तो बनेगा स्टेशनरी वेव्स। तो ऐसे स्टेशनरी वेव सब जगह बनेंगे, ये तीनों में बन रहे हैं, ये तीनों बन रहे हैं, मतलब वेव जा रहा है नोड पे, एंड पे, रिफ्लेक्ट होके जब वापस आता है तो बन जाता है स्टेशनरी वेव्स। अब ये तीनों में फर्क क्या है, ये आपका सबसे सिंपलेस्ट है, जिसको मैंने बोला था ना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ हो सकता है, इससे छोटा वेवलेंथ नहीं बन सकता। उसका नेक्स्ट मोड ये है, और इसका थर्ड मोड, क्या 3 के बाद भी, हाँ बहुत है, हम लोग सिर्फ 3 ही कर रहे हैं, 3 के बाद भी बहुत होंगे आपको, आप जितना बनाना चाहे बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टडी हम लोग सिर्फ पहला 3 ही कर रहे हैं, ठीक है ना, समझने के लिए। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये नोड है, एंटी नोड में थोड़ा सा ऊपर बना है क्योंकि मुझे एंड करेक्शन अप्लाई करना है। स्मॉल एल क्या डिनोट करता है, लेंथ ऑफ द पाइप,
और कैपिटल क्या डिनोट करेगा, लेंथ ऑफ द पाइप प्लस द एंड करेक्शन, भूलिएगा मत इस बात को। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एन एंड स्मॉल एल। स्मॉल एल इज द पाइप लेंथ एंड एल कैपिटल इज द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम, क्योंकि वाइब्रेशन जो ओपन एंड पे रिफ्लेक्शन होता है वो ओपन एंड पे नहीं होता, वो थोड़ा उसके ऊपर होता है, उसी को एंड करेक्शन कहा गया है। और उसका दोनों का मिला के मैंने अभी आपको बताया था, आप देख सकते हैं L इज इक्वल टू स्मॉल एल प्लस ई, ठीक है, तो वो आपका कैपिटल L है, ठीक है। अब इस वेव को अगर आप देखेंगे तो वेव का कितना पार्ट है, ये वेव का 1/4 पार्ट है, तो इसको हम बोल सकते हैं लैम्बडा बाय 4। यहाँ पे देखेंगे तो देखिए क्या है, ये आपका लैम्बडा बाय 4 इतना सा बनेगा, दिस विल बी लैम्बडा बाय 4, मतलब एक नोड और एक एंटी नोड लैम्बडा बाय 4, दूसरा नोड और एंटी नोड लैम्बडा बाय 4, 3 लैम्बडा बाय 4, तो आप यहाँ बोल सकते हैं 3 लैम्बडा 1/4, क्योंकि वेवलेंथ चेंज हो रहा है। यहाँ पे एक एंटी नोड और नोड, एक लैम्बडा बाय 4, 2 3 4 5 लैम्बडा बाय 4। तो ये आपकी लेंथ इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा मैंने लिखा है। हमको सबका फ्रीक्वेंसी निकलना है, ध्यान रखिए, हमको तीनों का फ्रीक्वेंसी पता करना है। अब मैं बड़ा सिंपल है, अगर ध्यान देंगे तो बहुत सिंपल है, अच्छा सा एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इसमें दोनों में से एक 4 मार्क का, बड़ा इजी है और बहुत सा सिंपल है। अब देखिए, हम जानते हैं कि वेलोसिटी का वेव का फॉर्मूला n लैम्बडा है कि नहीं, तो अगर मैं n की बात करूं तो n हो जाएगा v बाय लैम्बडा, n यानी v बाय लैम्बडा। तो n अगर v बाय लैम्बडा है तो v बाय, यहाँ पे लैम्बडा कितना होगा, ध्यान से देखिएगा, v बाय, अगर मुझे यहाँ से लैम्बडा लिखना है तो क्या लिखूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 4l। तो देखिए मुझे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लोज्ड पाइप का फॉर्मूला है v/4l। दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सिंपल, कुछ था नहीं। यहाँ जाइए, यहाँ पे आप लिखेंगे n1, क्योंकि आपका वेवलेंथ चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। वेलोसिटी ऑफ साउंड तो कभी चेंज होगा नहीं, वो तो v रहेगा, लैम्बडा 1। लैम्बडा 1 को ध्यान से देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए लैम्बडा 1 को। अच्छा चलिए, तो यहाँ पे ऐसे भी कोई अभी ऐसे लिखा है टेक्स्ट में 4 टाइम l को आप लिख सकते हैं l प्लस, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा, कैपिटल लिखिए या स्मॉल l प्लस। अच्छा यहाँ पे l लैम्बडा 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 4l/3, तो आप लिख सकते हैं v/4l/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो n1 इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 टाइम्स v/4l, n1 is equal to 3 times, अभी v/4l is नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अच्छा इसको वापस वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 टाइम्स l प्लस ई, हाँ ये भूलने का नहीं, कैपिटल को हमेशा l प्लस ई लिख सकते हैं। हाँ लेकिन देखने को क्या मिला कि v/4l तो फंडामेंटल है, 3 टाइम्स आ गया। अब ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर मैं बोलूंगा दिस इज माय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, पहली बात। दूसरी बात, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ फर्स्ट हार्मोनिक? यस, क्योंकि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल। फंडामेंटल के बाद जो पहली फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम बोलते हैं ओवरटोन। सो कैन आई से दिस इज फर्स्ट ओवरटोन? यस आई कैन से दिस इज फर्स्ट ओवरटोन। बट लुक एट द इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल देखिए फंडामेंटल का 3 है, जो इंटीग्रल मल्टीपल होता है ना वो क्या होता है, वो हार्मोनिक नंबर होता है। फर्स्ट ओवरटोन इज करस्पॉन्डिंग टू थर्ड हार्मोनिक, मतलब इधर नंबर 2 हार्मोनिक नहीं है, इसमें सेकेंड हार्मोनिक नहीं है, फर्स्ट हार्मोनिक के बाद सीधा थर्ड हार्मोनिक है। आगे देखते हैं n2 की बात करेंगे तो v/λ2, v/λ2 को सॉरी यहाँ λ2 होना चाहिए, सॉरी λ2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 4l/5, 4l/5, 5 ऊपर चला जाएगा, 5 टाइम्स v/4l, तो n2 इज इक्वल टू 5 टाइम, मगर v/4l इज माय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। जैसे कि मैंने बोला आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v/4l प्लस e। सो n1 इज माय फर्स्ट ओवरटोन, n2 विल बी माय सेकेंड ओवरटोन, ये मेरा सेकेंड ओवरटोन है। लेकिन मेरा हार्मोनिक नंबर क्या है,
फ्रीक्वेंसी के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो इंटीजर नंबर होता है वो हार्मोनिक 5 है, मतलब दिस इज द फिफ्थ हार्मोनिक। अब इसको जनरलाइज कैसे करेंगे? फॉर अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, fundamental frequency is the first harmonic, which is V upon 4L. You get the first overtone, but not the second. You get the third harmonic, and then you get the second overtone and fifth harmonic. मतलब closed pipe में overtone तो सभी रहते हैं, लेकिन हार्मोनिक सब नहीं है। हार्मोनिक कौन से हैं? हार्मोनिक सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स है, 1, 3, 5, इसके बाद 7, 9 ऑड हार्मोनिक्स है, इवन हार्मोनिक्स प्रेजेंट नहीं है। क्लोज्ड पाइप में इवन हार्मोनिक्स नहीं होते। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है? शो दैट ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। शो करने को बोलते हैं, तो इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। इसमें जनरलाइज भी कर सकते हैं। जनरलाइज क्या करेंगे? आप बोलेंगे पिथ ओवरटोन। भाई पिथ ओवरटोन का क्या फॉर्मूला हो सकता है? अगर ऐसा 1 2 3 NP पिथ ओवरटोन, तो पिथ ओवरटोन अगर हम लोग लिखने जाएंगे तो आप देख रहे हैं फर्स्ट ओवरटोन है 3N, सेकंड ओवरटोन है 5N, तो कैन आई से 2P plus 1 into N? Yes, I can say that। आप देख लीजिए, क्योंकि ऑड है ना, ऑड को हम लोग 2P plus 1 ही लिखेंगे। आप 1 डालिए, 2 1 जा 2 plus 1, 2 1 जा 2 plus 1 3, 2 डालिए, 2 2 जा 4 plus 1 5, 3 डालेंगे तो 7 आएगा। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला हो जाता है फॉर पिथ ओवरटोन। कोई भी ओवरटोन, अगर ये तो हमने थर्ड ओवरटोन, कोई आपने कहा 10वां ओवरटोन पता करो, 15वां ओवरटोन पता करो, तो आप ये फॉर्मूला में डाल के पता कर सकते हैं। दैट इज व्हाट आई वांट टू से। दिस इज ऑल अबाउट वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन अ क्लोज्ड पाइप। अब हम आ जाते हैं ओपन पाइप पे। ध्यान से देखिए, ओपन पाइप में क्या भाई? ओपन पाइप में ऊपर और नीचे दोनों एंटी नोड है। यहाँ पे एक एंटी नोड था, एक नोड था, लेकिन यहाँ पे दोनों एंटी नोड है और बीच में नोड है। यहाँ पे आपके पास 2 एंटी नोड तो है, साथ में और 2 एंटी नोड और 2 नोड है सेकेंड मोड में। थर्ड मोड में आ जाएंगे तो 2 हैं और आपके पास 2 एंटी नोड्स, 3 नोड्स और 2 एंटी एक्स्ट्रा भी हैं। सो दिस इज फर्स्ट, दिस इज योर फंडामेंटल मोड, फिर सेकंड हायर मोड और ये हायर, ऐसे नेक्स्ट टू नेक्स्ट मोड में। जैसे यहाँ 3 मोड्स था ना, ऐसे भी 3 है। क्या 3 से ज्यादा है? हाँ है ना, लेकिन हम लोग सिर्फ 3 ही देख रहे हैं। ये वेव का कितना लंबाई होगा? एक एंटी नोड से दूसरे एंटी नोड, हम लोग को पता है डिस्टेंस बिटवीन 2 एंटी नोड्स इज λ/2, सो दिस लेंथ इज λ/2। हाँ मैं वो मेरा डिफॉल्ट याद रखने का, बाय डिफॉल्ट मतलब क्या? पाइप का लेंथ L है, लेकिन एयर कॉलम का लेंथ कैपिटल L है, जिसमें ऊपर भी E है नीचे भी E है। मैं यहाँ पहले से लिख देता हूँ, कैपिटल L का मतलब है स्मॉल l + 2E। यहाँ पे कैपिटल L का मतलब है स्मॉल l + E, क्योंकि यहाँ पे ओपन एंड एक ही है, जबकि यहाँ पे ओपन एंड ऊपर भी है नीचे भी है, तो दोनों जगह एंड करेक्शन अप्लाई होगा। तो जहां जहां जैसे जहां जहां यहाँ पे L का फॉर्मूला था तो L + E लिखा, तो यहाँ पे जब L में आएगा ना कैपिटल L में, तो उसमें स्मॉल l + 2E लिखने का, वो समझ के करने का अपने को, ठीक है ना, डेरिवेशन में। चलिए इसके जैसे वहां जाते हैं, सेम टू सेम फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/λ, V/λ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई 2L, तो ये आपको मिल गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो इसको आप क्या बोलेंगे? यू विल कॉल दिस एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल। और क्या बोलेंगे भाई? इसको फर्स्ट हार्मोनिक बोलेंगे, विल कॉल दिस एज द फर्स्ट हार्मोनिक। सेम इधर, लेकिन चेंजेस, फर्क देखिए क्या है, इधर V/4L है, इधर V/2L है। पता है इस पे क्वेश्चन क्या बनता है? एक अच्छा सा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है? शो दैट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ओपन पाइप, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप इज ट्वाइस द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ये इसका डबल है भाई, ये इसका डबल है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए तो आपको ये आंसर मिलेगा। तो ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ऑफ ओपन पाइप इज ट्वाइस द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप। 3 मार्क का एक क्वेश्चन बन जाता है सर। आगे इधर आते हैं। अब ये देखिए क्या है, ये एंटीनोड टू एंटीनोड λ/2 था, तो एक λ/2 ये है और एक λ/2 ये है, तो 2 टाइम्स हो गया। सो 2 टाइम्स λ/2, अभी 1 लिखना पड़ेगा इधर। अच्छा यहाँ देखिए, एक एंटीनोड से एक λ/2, 2 λ/2, 3 λ/2, सो 3 λ/2, ऐसे अपने पास हो गया। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ लिखूंगा N1 V/λ1 V/2 कट जाएगा तो 2 रहने दे, मैं तो बोलता रहने दो, काम आता है, रहने दो, 2L/L।
आप बोलेंगे सर आपने 2 क्यों नहीं कट किया, अभी आपको पता चल जाएगा। 2 को पहले करो, देखिए आपने 2 कट नहीं किया तो फायदा क्या हुआ, आप कंपेयर कर सकते हैं ना। अभी v/12 आपका फंडामेंटल है, जो 2n, आपने कट नहीं किया तो आपको फायदा, आप कट करते तो वापस आपको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करना ही पड़ता है, दिखाने के लिए कि आपका जो n1 है फंडामेंटल का ट्वाइस है। व्हाट इज n1? व्हाट इज n1? फर्स्ट ओवरटोन। दिस इज माय फर्स्ट ओवरटोन, एंड यहाँ जो फर्स्ट ओवरटोन था वो हार्मोनिक नंबर 3 था, बट यहाँ पे हार्मोनिक नंबर 3 नहीं है, हार्मोनिक नंबर 2 है। सो आई कैन से दिस इज माय सेकंड हार्मोनिक, दिस इज माय सेकंड हार्मोनिक, है ना। आ जाते तीसरे पे n2 v by lambda 2, v by lambda 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 12/3, 12/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 टाइम्स v/12, so n2 is equal to 3 times n, अरे ये भी आ गया n2। what is n2? n2 is second overtone, so this is my second overtone, second overtone। और सेकेंड ओवरटोन यहाँ पे 5th हार्मोनिक था, लेकिन यहाँ पे तो 3rd हार्मोनिक है। ये सब फर्क है, ध्यान रखिएगा। ऑल दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द ओपन पाइप एंड क्लोज्ड पाइप। अब दोनों में से क्या पता चला आपको, क्लोज्ड पाइप में आपके पास सब हार्मोनिक्स नहीं है, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, 7, 9 ओनली ऑड हार्मोनिक्स है। लेकिन ओपन पाइप में आपके पास सब हार्मोनिक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऑल हार्मोनिक्स। मतलब ओपन पाइप का क्वालिटी ज्यादा अच्छा है, रिचर है, रिचर इन क्वालिटी, बिकॉज इसमें सब हार्मोनिक्स है, फ्रीक्वेंसीज, इसमें सब फ्रीक्वेंसीज नहीं है। मतलब ओपन पाइप में से जो म्यूजिक निकलेगा, आवाज निकलती, आपको सब फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा। अगर एक एंड बंद है तो आपको सब फ्रीक्वेंसी सुनाई नहीं देता है। ये बड़ा अच्छा सा इंटरेस्टिंग चीज़ है जानने के लिए। ओपन पाइप और क्लोज पाइप में जब अगर म्यूजिक फ्लूट जैसा होता है कोई चीज़, अगर उसमें साउंड म्यूजिक निकालना है तो इसमें आपको सब फ्रीक्वेंसी की आवाज़ सुनाई नहीं देंगे, यहाँ पे आपको सब हार्मोनिक्स की आवाज़ सुनाई देंगे। दैट इज द बेसिक डिफरेंस, है ना। और इसका भी पिथ ओवरटोन, अगर आपको जनरलाइज फॉर्मूला करना है, पिथ ओवरटोन NP, तो आप देख रहे हैं ना, फर्स्ट ओवरटोन 2n है, सेकंड ओवरटोन 3n है, तो आप इसको ऐसा लिखिए ना, p + 1 × n, n मतलब फंडामेंटल, और p का वैल्यू क्या से चालू करेंगे, p का वैल्यू सर 0 से चालू करिए। आप देखिए, आप 0 डालिए तो 1n, नहीं 1 से चालू करेंगे, सॉरी 1 ही करेगा तो 2 से चालू है ना। तो फर्स्ट ओवरटोन तो 1 + 1 2n, 2 + 1 3n, 3 + 1 4n एंड सो ऑन। अच्छा सा इसमें से 2-3 क्वेश्चन बनता है। एक सिर्फ क्लोज पाइप एक्सप्लेन करो, सेकंड सिर्फ ओपन पाइप एक्सप्लेन करो, थर्ड इनका फंडामेंटल कंपेयर करो कि इसका डबल है। ऐसे 3 क्वेश्चन बनते हैं और बस आसानी से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग है अबाउट पाइप्स। इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी है जो हमको करना चाहिए, न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली, क्योंकि अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आएगा। सो लेट्स गो फॉर द न्यूमेरिकल्स। तो आपके सामने मैं 2 सम लाया हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग सम है। एक है एग्जांपल 6.4 और दूसरा है क्वेश्चन नंबर 15। एग्जांपल 6.4 को ध्यान से देखिए। एन एयर कॉलम ऑफ लेंथ L is equal to 17 सेंटीमीटर is equal to 0.17 मीटर। आप पूछेंगे सर इसको कैपिटल L लेने का कि स्मॉल l लेने का। इन लोग ने हम लोग को E नहीं बताया है और एयर कॉलम बोला है, तो एयर कॉलम मतलब कैपिटल L हुआ, नो प्रॉब्लम। फिफ्थ ओवरटोन मतलब E का वैल्यू 5 है, वेलोसिटी दिया हुआ है 340 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फिफ्थ ओवरटोन, एक क्लोज्ड एंड एक ओपन एंड। अब हम लोग क्लोज्ड एंड की बात है, क्लोज्ड एट वन एंड। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द पिक्थ ओवरटोन? पिक्थ ओवरटोन NP का फॉर्मूला है 2p + 1 × n। हम लोग को फिफ्थ ओवरटोन चाहिए n5, है कि नहीं? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द फिफ्थ ओवरटोन 2 × 5 + 1। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी? अभी भी किया है फॉर क्लोज्ड पाइप, इट इज V/4L। 2 by 10 + 1 11 × V, V है 340, 4 × लेंथ इज 0.17। अब इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ क्लोज पाइप का। इसका है 5500 हर्ट्ज, 5500 हर्ट्ज सॉल्व करेंगे तो। अब इधर आते हैं
ओपन एट बोथ एंड्स, ओपन एट बोथ एंड्स। इसका क्या फॉर्मूला है? इसका है सर p plus 1 into n, so n5 is equal to 5 plus 1. What is the fundamental frequency for open pipe? It is v by 2l sir. 6 into v है 340, 2 into l है 0.17. अच्छा वैसे तो 17 2 34 होता है तो हो जाता है, मगर मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है 6000 हर्ट्ज। सिंपल था, एक कैलकुलेशन में से आपको नहीं करा रहा हूँ। हो सकता है मैं आपको लास्ट में है ना बोर्ड एग्जाम के जस्ट पहले मैं आपको लॉग टेबल्स और कैलकुलेशन सिखा दूंगा, लेकिन इस समय मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ जो दिया है टेक्स्ट बुक में ये आंसर्स, उस पर टाइम हम लोग नहीं डाल रहे हैं ना, अगर चाहिए तो बाद में मैं सिखा दूँगा। तो ये आपका इन सिंपल वाला एक अच्छा सा क्वेश्चन हो गया। अब ये देखिए आपका अनसॉल्व है, टेक्स्ट बुक के पीछे का है। अब पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, मतलब ये क्लोज्ड पाइप है, ये ध्यान रखिएगा, एक ही है इसमें क्लोज्ड। इसमें दो केस था, इसमें ओपन भी था क्लोज दोनों था, इसमें सिर्फ क्लोज्ड है। बोला कि ओवरटोन्स 640, 896 और 11, 3 ओवरटोन सुनाई देते हैं फ्रीक्वेंसी के। अब ये हमको नहीं पता ये कौन से ओवरटोन है भाई, थर्ड ओवरटोन, फोर्थ ओवरटोन, कौन से थर्ड है, सेवेंथ है, कुछ भी नंबर हो सकता है। लेकिन ध्यान से देखेंगे हियर, ध्यान से देखेंगे तो 896 माइनस 640 इज इक्वल टू 1152 माइनस 896। आप देखिए सब्ट्रैक्ट करिए तो आपको एक ही आंसर मिलेगा, और आंसर मिलेगा आपको 256 हर्ट्ज। हर दो के बीच में 256 हर्ट्ज है, मतलब ये 3 कंटिन्यूअस ओवरटोन्स है। दे आर 3 कंटिन्यूअस या कॉन्जिक्यूटिव बोल सकते हैं, कॉन्जिक्यूटिव ओवरटोन्स, क्योंकि हर एक के बीच में एक ही डिफरेंस है, दो के बीच में एक ही डिफरेंस है, मतलब 3 कंटिन्यूअस होना चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग बोलते हैं कि सपोज NP सबसे छोटा 640, NP प्लस 1 उसका नेक्स्ट 896 और NP प्लस 2 उसका नेक्स्ट 1152, एक के बाद फ्रीक्वेंसी लिया हमने। अभी क्लोज पाइप है, क्लोज पाइप का फॉर्मूला क्या है NP का? इट इज 2p प्लस 1 इंटू द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। हमको फंडामेंटल पूछा है, ध्यान रखिएगा। अब ये बेसिक फॉर्मूला है तो हमारे का अप्लाई करेंगे तो पहला क्या हो जाएगा, देखिए 640 इज इक्वल टू 2p प्लस 1 इंटू n। दूसरे के लिए अप्लाई करेंगे तो 896 इज इक्वल टू, अभी 2p नहीं लिखेंगे, वहां p की जगह p प्लस 1 आएगा तो ये हो जाएगा 2p प्लस 3 इंटू n। अब तीसरा 1152 इज इक्वल टू, उसमें भी p प्लस 2, मतलब p की जगह आएगा p प्लस 2, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2p प्लस 5 इंटू n, है कि? अब हम किसी दो को भी डिवाइड कर लेते हैं, सपोज मैं सेकेंड इसको डिवाइड कर लेता हूँ, डिवाइडिंग, सो 896 अपॉन 640 इज इक्वल 2p प्लस 3 इंटू n अपॉन 2p प्लस 1 इंटू n। मैंने सेकेंड और फर्स्ट को डिवाइड किया, तो इसमें आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कट जाता है। इसको भी हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तो 8 8 64, 8 1 8, 8 12 96, then again we can cancel with 8, I think, yes, 8 10 8 1 8, 8 4 32, 2 5 2 7 so 7 upon 5 is equal to 2p plus 3 upon 2p plus 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये have got 14p plus 7 is equal to 10p plus 15, है कि नहीं? तो 4p is equal to 8, लो p का वैल्यू तो आ गया, p is equal to 2, मतलब पहला वाला ओवरटोन जो सेकंड ओवरटोन है, सेकंड थर्ड फोर्थ, दीज आर द 3 ओवरटोन्स। पूछा नहीं, मैं बता रहा हूँ, पूछा तो नहीं इस क्वेश्चन में, लेकिन यू कैन से ये 3 ओवरटोन है, पहला वाला सेकंड ओवरटोन है, तीसरा वाला थर्ड ओवरटोन, दूसरा वाला थर्ड ओवरटोन है, और तीसरा वाला फोर्थ ओवरटोन है, ये हम बता सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछा, क्वेश्चन जो फंडामेंटल। तो चलिए हम लोग को p मिल गया, हम लोग ये यूज करते हैं सबसे छोटा वाला। मैं बोलता हूँ सब्स्टिट्यूटिंग इन 1, सब्स्टिट्यूटिंग इन 1, तो क्या हो जाएगा 640 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1, मैंने p का वैल्यू डाला भाई 2 इंटू n, 640 2 2 4 प्लस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू n। अब इसको कट कर दीजिए, अब इसको कट करेंगे तो 5 1 5 14, 5 2 10, 5 8 40, दैट्स द आंसर। यस, आई होप आपको दोनों इजी लगा होगा, सम डिफिकल्ट नहीं है। एक और देख लेते हैं, ठीक है।
ओके, दो सम और मैं आपके सामने लाया हूं। पहला देख लेते क्वेश्चन नंबर 18 अनसॉल्व्ड वाला आपका। अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स तो हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 600। क्लोज वाला भी बोला है, ओपन वाला भी बोला है। तो ओपन के लिए मैं लिख देता हूं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एनओ, ऊपर लिख देता हूं, इट इज इक्वल टू 600 हर्ट्ज फंडामेंटल। The first overtone of the closed pipe at one end has the same frequency as the first overtone of open pipe. The first overtone of closed pipe has the same frequency as the first overtone of the open pipe. The first overtone of a pipe closed at one end has the same frequency as the first overtone of open pipe, and the question is how long are the two pipes? That is a question. I'll just have a yes, that is a question. तो देखिए स्पीड ऑफ साउंड तो चलो दिया हुआ है। अब आपके पास ये ओपन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ओपन पाइप का फंडामेंटल का फ्रीक्वेंसी याद करिए V/2L है। मैं इधर ओपन लिखता हूँ, ओपन 600। तो यहां से मुझे तो एक लेंथ मिल ही जाएगा। V तो हमको दिया 330/2 इंटू 600, नीचे ले आइए हेलो। तो लेंथ ऑफ ओपन पाइप तो सीधा आ गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा। लेंथ ऑफ ओपन पाइप में लिख देता हूं आपके लिए 0.275 मीटर, 0.275 मीटर। आई होप यू अंडरस्टूड। देखिए आपको ओपन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन पाइप का V/2L, एल वहां गया, 600 नीचे है, तो आपको ओपन पाइप मिल गया। अब आगे इन्होंने ये भी कंडीशन दिया है कि फंडामेंटल फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप is the same frequency as the first overtone of open pipe. Now what is the formula for first overtone of the closed pipe? Now that's the question. First overtone का formula क्या है? First overtone याद करिए, it is closed का है 3n, so 3n of closed, और open का है 2n of open। क्लोज पाइप में ओनली ऑड हार्मोनिक्स होता है 1 3 5, ओपन में सब होता है 2 3 4 सब होता है। तो इसका फर्क ये सब आपको याद रहना चाहिए, उसमें भूलना नहीं आपको, ठीक है। अभी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप? इट इज V/4L क्लोज्ड। अब फंडामेंटल्स अपने को दिया है 600, सिंपल। 3 V का वैल्यू है 330/4, इन दोनों को नीचे ले आए 2 इंटू 600 और LC को वहां ले जाइए, लेंथ ऑफ क्लोज पाइप मिल जाएगा। सॉल्व करिए, ये भी पॉइंट में आंसर है, तो चलिए बता देता हूँ 0.206 मीटर। आई थिंक इसमें कुछ है। देखिए इधर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, दोनों का फर्स्ट ओवरटोन का क्या है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल वो आना चाहिए। तो सामने कुछ नहीं, थोड़ा सा जो समझने वाला समय ये है सॉल्व एग्जाम्पल। देखिए सॉल्व एग्जाम्पल पूछते हैं एग्जाम में और काफी ट्रिकी होते हैं, अनसॉल्व से भी ट्रिकी सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं। अब देखिए क्या इसमें बोला है, इसमें बोला है क्लोज पाइप एंड एन ओपन पाइप हैव द सेम लेंथ, मतलब लेंथ ऑफ क्लोज पाइप इज इक्वल लेंथ ऑफ ओपन पाइप, ये दिया हुआ है। शो दैट नो मोड, अच्छा क्वेश्चन ही नहीं समझेगा, ये जो बोला है शो दैट, ठीक है, शो दैट नो मोड ऑफ द क्लोज पाइप has the same wavelength as any mode of the open pipe। ये समझेगा नहीं क्वेश्चन किसी को, क्या पूछ रहा है। तो पहले एक्सप्लेन करता हूँ, उसी समय बीच में आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड को समझाने में बहुत तकलीफ है। पहले हम लोग सम करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी देखिए हम लोग दोनों का पिच ओवरटोन निकालते हैं। अगर मैं क्लोज पाइप की बात करूँ, क्लोज पाइप, इसका जो NP है क्लोज पाइप का क्या फॉर्मूला है? 2p+1 इंटू n फंडामेंटल का। अगर हम ओपन पाइप की बात करें, ओपन पाइप, अभी यहाँ मैं p यूज नहीं करता हूँ क्योंकि p ऑलरेडी मैं q यूज करता हूँ। q ऑफ ओपन पाइप इज इक्वल टू p+1 इंटू फंडामेंटल ऑफ ओपन पाइप। अब यहाँ बात हो रही है सेम वेवलेंथ की, ध्यान से देखिएगा, यहाँ बात हो रही है सेम वेवलेंथ की, तो हम लोग दोनों का वेवलेंथ निकालेंगे। अभी इसका अगर मुझे वेवलेंथ निकालना है लैम्बडा p फॉर क्लोज्ड पाइप, अभी देखिए आपका फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू n लैम्बडा, सो लैम्बडा इज इक्वल टू v बाय n, सिंपल।
इसका हो जाएगा v इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन n, दैट इज np, ये हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, तो v अपॉन, इसका मैं फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करता हूँ, 2p + 1 इंटू nc, v अपॉन 2p + 1, याद करिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप, इट इज v अपॉन 4l, v कट 4l ऊपर आ जाएगा, 4l अपॉन 2p + 1, ये है वेवलेंथ ऑफ क्लोज्ड पाइप। आपके पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है v = n लैम्बडा, से v/n से आपने लैम्बडा निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि जो कंडीशन है ना वेवलेंथ के हिसाब से सॉल्व करना है, इसलिए हमको वेवलेंथ निकालना पड़ा। तो क्लोज्ड पाइप का जैसे वेवलेंथ निकाला, मैं ओपन पाइप का भी निकालूंगा। ओपन पाइप के लिए देखिए, ये ओपन पाइप के लिए इसका अगर हम लोग सॉल्व करें तो सेम, इसमें फर्क क्या आएगा पता है, इधर 4 की जगह 2 आएगा, क्योंकि वो फॉर्मूला में p + 1 है। फिर मैं लिख देता हूँ, इसका जो आपका होगा p ऑफ ओपन पाइप इज इक्वल टू v अपॉन np और nq, सॉरी हमने q लिया ना, तो q लिया, सॉरी q, दिस विल बी nq ऑफ ओपन, v अपॉन फंडामेंटल ऑफ ओपन पाइप। फंडामेंटल ऑफ ओपन पाइप का फॉर्मूला क्या है? फंडामेंटल ऑफ ओपन पाइप इट इज सॉरी, ये पहले तो फ्रीक्वेंसी लिखूंगा p + 1 इंटू n ओपन, v अपॉन p + 1 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v/2l, तो लैम्बडा q ऑफ ओपन इज इक्वल टू 2l ऊपर चला जाएगा। ये आपको मिला लैम्बडा ऑफ ओपन पाइप, और ये मिला लैम्बडा ऑफ क्लोज्ड पाइप। पहले तो दोनों का लैम्बडा निकालने को सीखना है। अब क्या, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ वापस। Show that no mode of the closed pipe has the same wavelength as any mode. ये प्रूव करो कि ये दोनों का वेवलेंथ सेम नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इतना जो दिया ना उसका ये मतलब है, शो करो ये दोनों का वेवलेंथ कभी सेम नहीं हो सकता। मैं बोलता हूँ सपोज सेम है, सपोज लैम्बडा ऑफ क्लोज्ड पाइप इज इक्वल लैम्बडा ऑफ ओपन पाइप, सपोज सेम है, ठीक है। इसका मतलब है 4l अपॉन 2p + 1 इज इक्वल 2l अपॉन p + 1, l कट गया, 2 2 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो इट इज 2 टाइम्स p + 1 इक्वल 2p + 1। ध्यान से देखिए और बताइए, क्या ऐसा इक्वेशन बन सकता है कभी? नॉट पॉसिबल। क्यों? 2 टाइम्स एनी, now p is an integer, 2 टाइम्स एनी इंटीजर इज ऑलवेज इवन। सो ये पार्ट जो है वो हमेशा आपको इवन देगा, क्योंकि 2 का मल्टीपल है। और राइट साइड पे क्या है, 2 टाइम्स ऑफ p, मतलब ये इवन है +1। किसी इवन में अगर आप एक ऐड करते हैं तो इवन नहीं रहा, वो ऑड बन गया, सो दिस इज ऑड। क्या कभी कोई इवन नंबर ऑड नंबर से इक्वल हो सकता है क्या? नो, नॉट पॉसिबल। Why is it not possible? Because I assume that कि दोनों का लैम्बडा सेम है, तो मुझे कंडीशन आया not possible. So therefore no mode of the closed pipe has the same wavelength as any mode of, मतलब किसी भी closed pipe या open pipe का wavelength सेम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप लेके चलते हैं तो आपको एक absurd इक्वेशन आता है, वो जो इक्वेशन not possible है, ऐसा इक्वेशन आता है। Therefore this statement is correct. ये थोड़ा सा ट्रिकी था, और सब तो डायरेक्ट था, यही थोड़ा ट्रिकी था जो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग था। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रिंग्स का करेंगे, वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, स्ट्रिंग्स के वाइब्रेशन, जैसे सितार, गिटार, वायलिन जो है उसका करेंगे। आज हमने पाइप्स का कर दिया। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।